आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड अर्थात अधीनस्थ बोर्ड ने अब तक जो एग्जाम कराई हैं और उसमें अब तक उसने मैथ्स के क्वेश्चन पूछे हैं, उन सभी का हम एनालिसिस करना आज से स्टार्ट कर रहे हैं। डेली आपको क्लास मिलती रहेगी, लगातार आपको जुड़ना है। साइंस की क्लास भी आपकी चल रही है, धीरे धीरे आपकी सब क्लास आ जाएंगे। तो आपको लगातार इस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और अपने साथियों को भी जरूर से कनेक्ट करना है ताकि वो इस फ्री क्लास का आनंद उठा सकें। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बी का ए प्रतिशत और ए का बी प्रतिशत का अंतर में प्रतिशत में है, अंतर बताना है। तो ये बोल रखा है बी का तो बी गुणा ए प्रतिशत और अंतर पूछ रहा है तो माइनस, फिर पूछ रहा है ए का तो ए गुणा बी प्रतिशत, ये हो गया है। तो इसको लिख देता हूं ए बी प्रतिशत माइनस ये हो गया है ए बी प्रतिशत। देखिए ए बी में से ए बी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो इनका अंतर क्या आ गया है, जीरो आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 25% पानी है, मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो अब कुल मिश्रण में दूध कितना प्रतिशत है। तो 25% क्या है, पानी है। तो मैं पानी निकाल लूं, तो पानी निकाल लूं। तो 25% तो 25 और बटे में 100, और किसका निकालना है 25%, 40 का। तो इंटू में 40 कर दो। 25 चौक 100, 4 बार, और 4 से कट गया है कितने बार, 10 बार। तो हमारे पास जो पानी आया है वो आया है कितना, 10 लीटर आया है, किसमें 40 लीटर में। तो दूध कितना बचा इसमें, तो 40 में अगर 10 लीटर क्या है पानी है तो दूध हो गया है 30 लीटर। कितना हो गया है, 30 लीटर। ये बोल रखा है मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब कुल मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है। तो देखिए दूध तो बड़ा नहीं है, दूध तो कितना है अभी भी 30 लीटर ही है, लेकिन मिश्रण अब कितना हो गया है, पहले 40 लीटर था, अब 10 लीटर पानी और मिला दिया गया है, तो टोटल मिश्रण हो गया है 50। तो इसको लिख दो 50 नीचे, और प्रतिशत में आंसर लाना तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए 50 दूनी 100, 2 बार, और 30 दूनी 60, तो ये हो गया है 60%। उसमें क्या है, आपका दूध है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5/6, 6/7 और 7/8। यह है 7/8 का लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ, एलसीएम निकालो। जब भी हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अंशों का तो क्या लेते हैं, अंशों का हम लेते हैं एलसीएम, और हर का क्या लेते हैं, हरों का एचसीएफ लेते हैं, ऐसा है। इसमें अंश क्या क्या है, 5, 6 और 7 ये हैं, तो इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो 5, 6 और 7 का निकालना है एलसीएम। चलो निकालते हैं। 2 का भाग जा रहा है, दीजिए 5 तो ऐसा का ऐसा, 6 में गया है 3 बार, 7 में नहीं जा रहा तो 7 को लिख दो ऐसा। अब जा रहा है 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है, लिख दो ऐसा। एक बार गया है 7 में नहीं जा रहा तो 7 को लिख दो ऐसा। अब 5 का जा रहा है, एक बार, एक, 7 में नहीं जा रहा, 7 ऐसा का ऐसा। अब 7 का जा रहा है, कितनी बार गया, एक, एक और एक। अब इनको गुणा कर लो, 7 पंचू 35, 35 105, और 105 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया है, 210। तो अंशों का एलसीएम तो कितना आ गया है, 210 आ गया है। अब हरों का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ कौन कौन से, 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 इनका लेना है हमें क्या, एचसीएफ। एचसीएफ होता है कि इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है मतलब किसका भाग जा रहा है। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो एक कॉमन जरूर आता है, अर्थात ऐसे एक एचसीएफ होता है जरूर, तो एक आ गया है। तो एक का भाग 210 में देंगे तो कितना हो गया है, 210। तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है
एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यदि 1674 है तो वह राशि रुपए में बताइए। देखिए इस 10% को हल करो तो 10 और प्रतिशत का साइन हटाते ही बटे में 100 हो जाएगा। 10 से 10 आ गया है 1/10। कितने साल का पूछा है? 3 साल का। तो जो बटे में जो संख्या होती है ना उसको 3 बार गुणा कर दो और लिख दो 10 गुणा 10 गुणा 10। ये हमने क्या मान लिया है? मूलधन मान लिया है। अब कितने साल का पूछा? 3 साल का, तो 3 लाइन खींच दो ऐसे। ये खींच दी 3 लाइन। और हर साल का कितना प्रतिशत है? 10%। तो पहली साल का 10%, दूसरी साल का 10% और तीसरी साल का भी 10%। अब इस 1000 का पहली साल का 10% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 10 बटे में 100 और किसका निकालना है? उस 1000 का, तो 1000 ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहां पर 100 लिख दो, यहां पर 100 लिख दो, यहां पर 100 लिख दो। ये तीनों सालों का क्या आ गया है? साधारण ब्याज आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। अब सुनिए, ये जो 100 है, इस 100 का यहां पर ब्याज लगेगा, यहां पर कितना? 10%। देखिए 10%। तो इस 100 का 10% निकालो तो कैसे निकालेंगे? 10 बटे में 100 इंटू में 100। तो कितना आ जाएगा? 100 से 100 कट गया, आ गया है 10। तो इसका आ गया है 10। इसका काम हो गया है कंप्लीट यहां तक। अब इसका इसका ब्याज यहां पर भी आएगा तो कितना आएगा? 10%। तो 10, इसका 10 निकालेंगे 10% आ गया है। तो इसका काम कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसका ब्याज यहां पर आएगा कितना? 10%। तो 10% ये हो गया है, तो 10 ही आएगा। अब इस 10 का भी ब्याज लगेगा, इस 10 पर भी यहां पर, तो क्या आएगा? इस 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आ गया है। ये हमारे पास क्या आया है? ये आया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आया है। तो जो ये है, ये वाला, ये तो क्या हो गया है? साधारण ब्याज कितना हो गया है? 300। और जो ये कंप्लीट है कौन सा वाला? ये वाला देखिए, ये वाला, ये पूरा क्या है? चक्रवर्ती ब्याज है। तो जोड़ दो 300, तो ये हो गए हैं 10 20 30 और 1 31। तो 331 क्या हो गया है? चक्रवर्ती ब्याज हो गया है। हमें क्या दे रखा है? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर। तो ये तो साधारण ब्याज है, ये चक्रवर्ती ब्याज, इनमें दोनों में कितने का अंतर है? 31 का। और 31 की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है? 16,000, सॉरी 1674 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1674। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वह राशि। वह राशि हमने क्या क्या मानी है? ये मानी 1000। तो 1000 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये गया है 1674 बटे 31 और इंटू में 1000। 31 का भाग 1674 में जा रहा है 5 बार, 4 बार, 54 बार, और 54 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये गया है 54,000 रुपए। तो वो राशि थी 54,000 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ₹5000 का साधारण ब्याज ₹2450 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है तो ब्याज की दर निकालो। ये बोल रखा है कि जो समय है, समय और दर क्या है? बराबर है। तो मैं समय को भी आर मान लेता हूं और दर को भी क्या मान लेता हूं? आर मान लेता हूं। ठीक है, तो दर भी क्या हो गई है? दर आर हो गई है और समय भी क्या हो गया है? आर हो गया है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई बराबर पी आर टी बटे में 100। साधारण ब्याज हमें कितना दे रखा है? 2450 रुपए। तो लिख दो 2450 बराबर मूलधन हमें दे रखा है 5000, और रेट हमारे पास, दर हमारे पास क्या है? आर, और समय भी क्या है? आर, और बटे में क्या हो गया है? 100। देखिए 20 से 20, 10 से 10, 5 का भाग 245 में जा रहा है 49 बार। तो ये अगर 49, आर को 8 से गुणा करेंगे तो हो गया है आर स्क्वायर। तो 49 का हमें वर्गमूल निकालना है ताकि आर का मान आ जाएगा। 49 किसका वर्ग है? 7 का। तो 7 आ गया हमारे पास क्या? आर का मान, अर्थात समय और दर क्या आ गया है? 7 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्रमशः 28 और 40 औसत अंक वाले छात्रों की दो संख्याओं को संयोजित करने पर प्राप्त कुल औसत 30 है। यदि दूसरी कक्षा में 35 छात्र हैं तो पहली कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? ये हमें बता रहा है। दो कक्षा हैं तो पहली कक्षा
और दूसरी कक्षा। पहली कक्षा के छात्रों का औसत कितना है? 28 है, तो ये लिख दो 28 और दूसरी का 40, ये हमें दे दिया है। और ये बोल रखा है प्राप्त कुल औसत 30 है। औसत कितना है टोटल? तो पूरी कक्षा का बीच में लिख दो। अब इसमें से ये निकाल दो, 40 में से 30 गया तो कितना बचा? 10, और 30 में से 28 गया तो कितना बचा? 2। तो ये कितना आ गया है? 2 के पाड़ी से कट गया है 5 बार और 2 के पाड़ी से 1 बार, ये आ गया है 5:1। किसका आया है? छात्र और छात्राओं का अनुपात। हमें बोला है पहली कक्षा में छात्रों की संख्या, तो पहली कक्षा में यहाँ पर कितने हैं? 5। 5 का मान हमें निकालना है। क्या है? 5 का मान। यदि दूसरी कक्षा में छात्र 35 है, दूसरी कक्षा के छात्रों के दे दिया है, अर्थात दूसरी कक्षा में छात्र कितने हैं? 1, तो 1 का मान हमें दे दिया है क्वेश्चन में 35 है, तो हमें 5 का मान निकालना है, तो 5 का मान निकाल लेंगे। पहली कक्षा में छात्र 5 हैं, तो निकाल लो। तो 35/1 इंटू 5, 35 को 5 से गुणा करो, तो ये कितना हो गया? 5 25, 15 और 2 17, 175 क्या है? पहली कक्षा में छात्रों की संख्या आ गई है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 36 है, यदि उनका अनुपात 2:3 है तो उनका योग क्या होगा? ये हमें बताना है। तो सुनिए, हमें अनुपात दे रखा है पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा कितना? 2:3 दे रखा है, ठीक है। और हमें एचसीएफ नहीं दे रखा, तो एचसीएफ को क्या मान लूं? एक्स मान लूं। अब सुनिए, जब हम संख्याओं के अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास संख्या आ जाएंगी। तो अगर मैं इस 2 को x से गुणा कर दूं तो मेरे पास पहली संख्या आ जाएगी 2x, और 3 को x से गुणा कर दूंगा तो दूसरी संख्या आ गई है 3x, ठीक है। और आपने एक सूत्र सुना होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल हमेशा बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या हमारे पास 2x है, दूसरी संख्या हमारे पास 3x है, एलसीएम हमें दे रखा है 36 और एचसीएफ हमने माना है x। अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए x से x कट गया है, 3 का भाग 36 में जा रहा है 12 बार, और 2 का भाग 12 में जा रहा है 6 बार। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया है? 6 आ गया है। कितना आ गया है? 6। हमें क्या पूछा है कि संख्याओं का योग निकालो। तो संख्या क्या कहते हैं? अनुपात 2 और 3 थी, दोनों को जोड़ो, इन दोनों को, कितना हो गया है? 5। कितना हो गया है? 5। तो 5 को हम किससे गुणा कर देंगे? इस x के मान 6 से, तो ये कितना हो गया है? 30, अर्थात 6 पंजू 30, अर्थात इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया है? 5x, और 5 गुणा x का मान हमारे पास कितना था? 6, तो हो गया है 6 पंजू 30। इस प्रकार से आपको निकालना है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, किसी स्थान की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से 2023 में 84,000 हो जाती है, तो 2025 में उसकी जनसंख्या क्या होगी? सुनिए, सबसे पहले इस 5% को हल करते हैं, तो 5 और बट्टे में 100, अर्थात प्रतिशत का साइन हटाते ही बट्टे में 100 हो जाता है। 5 के पाड़े से आ गया है 1/20। अब हमें एक तो दे रखी है 2023 की जनसंख्या, और एक दे रखी है 2025 की जनसंख्या में पूछ रहा है। तो नीचे वाला जो मान होता है वो प्रारंभिक मान को दर्शाता है, अर्थात ये 2023 के मान को दर्शा रहा है। तो 20 हो गया है 2023, और कितने साल का पूछा है? देखिए, जो 2023 और 2025 में कितने का अंतर है? 2 साल का। तो जितने साल का पूछे, इस नीचे वाले नंबर को उतनी बार गुणा करता है, गुणा करना है तो 2 बार गुणा कर दो। कर दिया है। ये हो गया है 2023 की जनसंख्या। ऊपर वाला नंबर कमी या वृद्धि को बताता है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है वृद्धि हो रही है, तो 2023 में 20 थी, अब 1 की वृद्धि और हो गई है, तो 20 में 1 जोड़ो तो 21 हो गई है क्या 2025 में, और 2 साल की पूछा है तो 2 बार इसको गुणा कर देंगे। ये कर दिया है। अब हमें देखिए 2023 में जनसंख्या दे रखी है 84,000, अर्थात इस 20 गुणा 20 की वैल्यू हमें दे दी है कितनी? 84,000 वैल्यू दे दी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 21 गुणा 21 की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो 20 गुणा 20 का भाग 84,000 में दीजिए, तो कितनी बार जाएगा?
ये चला जाएगा 210 बार। ठीक है, तो इस तरफ 20 गुणा 20 को 210 से गुणा किया, तो इस तरफ भी 21 गुणा 21 को 210 से गुणा कर दो, ताकि 2025 की जनसंख्या आ जाएगी। तो गुणा करने पर हमारे पास मान क्या आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 0, फिर हमारे पास आया है 1, फिर आ गया है 6, फिर 2, फिर आ गया है 9, ये आ गया है 52,610। ये हमारे पास क्या आ गई है, 2025 में जनसंख्या आ गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर पर 900 रुपए 2 वर्षों में 1089 हो जाएंगे, ये पूछा है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज की दर पर 900 रुपए 2 वर्षों में, अतः हमें क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछा है। क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछा है। चलिए तो चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है कि अमाउंट बराबर P इंटू √1 प्लस R बटे 100, और ये हो गया है T। अमाउंट हमें दे रखा कितना, 1089, तो 1089, और मूलधन हमें दे रखा है 900 इंटू 1 प्लस रेट हमें निकालने, तो R बटे में 100, और टी हमें देखा है 2 वर्ष, तो ये लिख दिया है 2 वर्ष। अब क्या करेंगे, 1089 बटे में 900, और बराबर ये क्या हो गया है 1 प्लस, तो 100 प्लस R और बटे में 100, और ये हो गया है इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब कर लूं, आइए तो पहले इसको हल कर लेते हैं। किसको, 3 के पहाड़ी से जा रहा है ये 300 बार, और ये जा रहा है 3 बार 6 बार 3 बार। अब देखिए 3 का भाग जा रहा है 100 बार, और इसमें जा रहा है 1 बार 2 बार 1 बार। अब क्या करेंगे, जो ये 2 है यहाँ पर स्क्वायर है, इस तरफ 121 बटे 100 का क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, अर्थात ये किसका वर्ग है। तो 121 किसका वर्ग है, 11 का, तो 11, और 100 किसका वर्ग है, 10 का, तो 10। बराबर हो गया हमारे पास, अब वो हट गए स्क्वायर उस तरफ, 100 प्लस R बटे में 100, ये हो गया है। चलिए, ये 100 इस तरफ इससे गुणा हो जाएगा, और ये 10 इस तरफ इससे गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या गए हैं 1100 बराबर 1000, और प्लस 10R। ठीक है, चलो 1000 को 1100 में निकालो, तो कितना बचा है 100 बराबर 10R। 10 का भाग 100 में देंगे तो आ गए है 1 0 से 1 0, तो 10 आ गए हमारे पास क्या, R, अर्थात रेट आ गई है 10 से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। मैंने हर एक स्टेप को समझाया है, इसको करना चाहूं तो मैं जल्दी से कर सकता था, लेकिन आपको छोटी छोटी स्टेप समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचत करता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% अधिक हो गई, लेकिन वह पहले जितनी ही राशि बचा पाता है, तो अब उसका खर्च कितने प्रतिशत तक घट गया है। हमें यहाँ पर 3 बात बोल रहा है, किस किस के बारे में, आय के बारे में, बचत के बारे में, और खर्च के बारे में। मैं मान लेता हूं कि उस व्यक्ति का प्रारंभ में जो आय थी वो 100 थी, तो 100 मान लिया। अब क्वेश्चन में पढ़िए, ये बोल रहा कि आय का 10% बचाता है, तो 100 आय थी, 100 में से 10 रुपए बचा दिया, तो बचत हो गई 10। तो खर्च कितना कर दिया है, टोटल 100 आय थी, तो 100 में 10 बचा लिया, तो 90 हो गया है उसका खर्च। अब ये बोल रखा है कि 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% अधिक हो गई है, तो पहले 100 थी, इसमें से 20 जोड़ दो, अब आय कितनी हो गई है 120 रुपए। 120 रुपए आय होने पर ये क्या बोल रहा है, वह बचत पहले जितनी ही करता है, मतलब 10 रुपए ही बचत करता है, तो 120 में से 10 रुपए उसने बचा लिए, तो कितना खर्च किया, 110 रुपए खर्च कर दिया है। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि उसका खर्च कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है। पहले खर्च 90 रुपए था, अब 110 हो गया है, कितना बढ़ गया है खर्च, तो ये बढ़ गया है 20 रुपया। कितना बढ़ गया है 20 रुपया। किस पर बढ़ा है, इस 90 पर बढ़ा है ना, तो 90 करो नीचे, और प्रतिशत में आंसर लाना, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे, 1 0 से 1 0
ये ऊपर आ गया है 200 और बटे में 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 2 और बटे में 9% उसके खर्च में क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक बॉक्स में टॉफी की 3 कतारें हैं, पहली कतार में दूसरी से 60% अधिक टॉफी है और तीसरी कतार में दूसरी से 40% कम टॉफी है। यदि टॉफियों की कुल संख्या 56 है तो तीसरी कतार में टॉफी की संख्या क्या है? तो तुलना किससे की जा रही है? दूसरी कतार से। तो दूसरी कतार को क्या मान लेंगे? तो दूसरी कतार को 100 मान लो। तो दूसरी कतार को 100 मान लिया, दूसरी कतार में 100 टॉफियां हैं। अब पहली कतार के बारे में क्या बोल रखा है कि पहली कतार में दूसरी कतार से 60% अधिक है, तो 100 में 60 जोड़ो तो दूसरी में कितनी हो गई है? 160 टॉफियां हैं। तीसरी कतार में बोल रखा है कि दूसरी कतार से 40% कम है, तो तीसरी कतार में कितनी हो जाएगी? तो 100 में, क्योंकि दूसरी कतार में 100 है और दूसरी कतार से तीसरी कतार में 40 कम है, तो 40 घटा दो 100 में, तो कितनी होगी तीसरी कतार में? 60 हो गई है। अब क्या बोला है? यदि टॉफियों की कुल संख्या 56 है, इन तीनों को जोड़ो, तो इन तीनों को जोड़ने पर हो गया है 0, 6 दूनी 12, मतलब 320। और 320 की हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 56, तो 320 की वैल्यू दे रखी है 56। हमें बोला है तीसरी कतार में टॉफी की संख्या, तीसरी कतार में टॉफी कितने हैं? 60, तो 60 का मान निकालेंगे तो 60 बराबर हो जाएगा 56 बटे 320 और इंटू में 60। एक जीरो से एक जीरो, 32 56 और 36 18, तो तीसरे कतार में 18 क्या है? टॉफियां हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए ने भूमि के एक भाग को 20% लाभ पर बी को बेचा और बी ने 10% के लाभ के साथ सी को बेचा। यदि सी भूमि के उस भाग के लिए 2,64,000 चुकाता है तो ए ने उसे कितने में खरीदा है? मैं मान लेता हूं कि ए ने जो जमीन खरीदी वो एक्स रुपए में खरीदी, एक्स। अब ए ने ये जमीन किसको दी? बी को। कितने प्रतिशत लाभ पर? 20 पर। तो 100 में 20 जोड़ो तो कितना पर दी? 120%। तो इसका 120% ये निकालेंगे, इतने में दी है बी को, किसने? ए ने। अब बी दे रहा है किसको? सी को। कितने पर? 10% के लाभ पर। तो 100 में 10 जोड़ो तो कितने पर दी? 110% पर। तो 110 बटे में 100, और इसका मूल्य हमें दे रखा कितना? 2,64,000। तो बराबर में कर दो 2,64,000। अब इसको हल कर लेंगे, कर लो हल। देखिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये हो गया है। 11 का भाग जा रहा है 2,64,000 में 24,000 बार। फिर 12 का भाग जा रहा है 24,000 में कितनी बार? 2,000 बार। ये 100 उस तरफ 2,000 से गुणा हो जाएगा तो x अर्थात एक का रुपया आ जाएगा जमीन का कितना? 2,00,000 रुपए। अर्थात ए ने वो जमीन 2,00,000 रुपए में खरीदी थी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रुपए 1850 को ए, बी और सी में इस प्रकार से विभाजित किया गया जाता है कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3/4 है। तो ए का हिस्सा निकालो। तो हमें क्या दे रखा है? ए अनुपात बी हमें दे दिया है कितना? ए का मान 3 और बी का मान 4। फिर बी का भाग बटे सी का भाग, मतलब बी अनुपात सी हमें दे रखा कितना? 3/4। अब हम क्या निकाल लेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी हम निकाल लेंगे। चलो, ए का निकालो तो 3 को 3 से गुणा करो, 9 ए का आ गया है। अब बी का निकालो, 3 को 4 से गुणा करो तो 4 3 12। सी का निकालो तो 4 को 4 से गुणा, 4 चौक 16। ये हमें दे दिया है। अब इन 9 12 और 16 इनको जोड़ो, तो जोड़ लो 6 9 और 2 11, 11 और 6 17, मतलब 37 हो गया है। और 1850 टोटल रुपए है, इसको बांटना है 1850। तो 1850 में हम किसका भाग देंगे? 37 का।
ठीक है, तो कितनी बार गया है 37 का भाग 1850 में? 50 बार। तो यह गया है 50। किसका मान निकालना है हमें? एक का हिस्सा यहाँ पर कितना है? 9। तो इस 9 को हम किससे गुणा कर देंगे? उस 50 से। तो गुणा कर दो, तो 9 पंजू 45। तो एक का हिस्सा आ गया है 450 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 2, 9 और 18 का चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। अर्थात जिसको बोलते हैं चतुर्थ समानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये है। तो कैसे निकालेंगे? जो लास्ट के ये जो दो हैं, लास्ट के जो दो अंक हैं, इसमें पहले वाले का भाग दे देंगे। तो कर लो 9 गुणा 18 और बटे में 2। 2 का भाग जरा 18 में 9 बार, और 9 में 9 में 81। तो ये हो गया इनका चतुर्थ अनुपाती, अर्थात 81। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है पति पत्नी और एक बच्चे की औसत उम्र 22 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत उम्र 26 वर्ष थी, तो बच्चे की वर्तमान उम्र क्या है? ये है। तो वर्तमान के बारे में क्या पहले क्या बोल रखा है? वर्तमान में 3 कैंडिडेट हैं। क्या है? पति पत्नी और उसका बच्चा। और उनकी औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक पति पत्नी और बच्चे की आयु जो है वो 22 वर्ष हो गई है, मतलब सबके पास मान बराबर बराबर है। तो मैं कुल मान निकाल लूं, कुल आयु कैसे निकालूंगा? कुल आयु कि 3 को 22 से गुणा कर दो, तो 22 66 वर्ष, अर्थात तीनों की आयु कितनी है? 66 वर्ष है। अब आगे क्या बोल रखा है? 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, मतलब पीछे 5 वर्ष पूर्व। यहां पर आओ, 5 वर्ष पूर्व। ये क्या बोल रखा है कि पति पत्नी की औसत आयु 26 वर्ष है, मतलब पति और पत्नी दोनों की आयु 26 वर्ष है। तो मैं टोटल आयु निकाल लूं कैसे? दो बंदे हैं और एक की आयु 26 वर्ष है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो हो गया 26 दूनी 52 वर्ष। तो और पति और पत्नी की 5 वर्ष पूर्व की आयु आ गई है 52 वर्ष। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, ये 5 वर्ष पूर्व की आयु 52 वर्ष है, हमें यहां पर वर्तमान में इनको लाना है। तो लाएंगे तो क्या होगा? पत्नी की आयु भी 5 वर्ष बढ़ेगी और पति की आयु भी 5 वर्ष बढ़ेगी। टोटल आयु कितनी बढ़ जाएगी? 10 वर्ष। तो इस 52 में हम क्या जोड़ दें? 10। तो कितना हो गया है? 62 वर्ष। तो पति और पत्नी की आयु कितनी हो गई है वर्तमान में? 62 वर्ष हो गई है। हमें क्या बोल रखा है? बच्चे की वर्तमान आयु निकालो। वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की आयु 66 वर्ष थी, और वर्तमान में पति और पत्नी की आयु 62 वर्ष है। तो मैं अगर 66 में 62 निकाल दूंगा तो मेरे पास बच्चे की आयु आ जाएगी। तो 66 में 62 निकाल दो तो मेरे पास कितना आ गया है? 4 वर्ष आ गई है। किसकी आयु? बच्चे की आयु। ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? बी हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या है? सबसे पहले इस 80% को हल करो। देखिए 80 और बट्टे में क्या हो गया है? 100। 20 के पाड़े से हो गया है 4/5। हमें बोल रहा है क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का। तुलना किसे की जा रही है? विक्रय मूल्य से। जिससे तुलना की जाती है बट्टे में, उस बट्टे में जो मान होता है वो उसका होता है। तो 5 यहां पर क्या है? एसपी अर्थात विक्रय मूल्य है, और 4 यहां पर क्या है? सीपी अर्थात क्रय मूल्य है। हमें पूछा लाभ। तो 4 रुपए की वस्तु को दुकानदार 5 रुपए में बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ है? 1 रुपए का। लाभ या हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 4 है, तो 4। और प्रतिशत में हमें लाना है। प्रतिशत में लाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं, तो ऊपर गुणा में 100 लगा दिया। 4 का भाग 100 में जा रहा है 25 बार, तो यह आ गया है 25% का उसको क्या हो गया है? लाभ हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार दो कलम को समान मूल्य पर बेचता है, एक 10% के लाभ पर और दूसरी 10% के हानि पर बेची जाती है, तो कुल लाभ या हानि होती है।
देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि एक को 10% पर, एक को 10% हानि पर, एक को 10% लाभ पर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी। और इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक सूत्र होता है क्या, एक्स स्क्वायर और बटे में 2, ये होता है। एक्स का मान यहां पर क्या है, जो दे रखा है ना लाभ हानि, ये होता है एक्स का मान। तो एक्स का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर दो 10 को 10 से, सॉरी बट्टे में 100 आएगा, यहाँ पर बट्टे में क्या आएगा 100, यहाँ पर क्या आएगा बट्टे में 100 आएगा। तो बट्टे में 100 करो तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना हुआ है 1। और हमेशा क्या होगी इस प्रकार के क्वेश्चन में हानि, तो 1% की क्या हो गई है हानि हो गई है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक वस्तु 15% हानि पर बेची जाती है तो उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो मैं मानता हूं कि क्रय मूल्य जो है वो है क्या है, अर्थात सीपी है वो कितना है 100 रुपए, कोई वस्तु है उसका मूल्य 100 रुपए, अर्थात क्रय मूल्य 100 रुपए हो गया है। जब दुकानदार इसको बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, मतलब 15% हानि पर बेचता है, 15 की हानि खाली, तो 100 में से 15 निकालो तो कितने में बेचा 85 रुपए में, तो ये बेचती है 85 रुपए में। तो ये हो गया है विक्रय मूल्य। हमें पूछा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, अर्थात एसपी विक्रय मूल्य अनुपात सीपी क्रय मूल्य का अनुपात। एसपी हमारे पास 85 है, अनुपात सीपी हमारे पास 100 है। 5 के पड़े से 17 पंजू 85 और 20 पंजू 100, ये आ गया है 17:20। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पी की आय का 20% क्योंकि आय के 10% के बराबर है, यदि पी की आय 2780 है तो क्यू की आय क्या है। तो हमें बोल रखा है पी की आय, तो पी गुणा कितना है 20%, और ये किसके बराबर है क्यू की, तो क्यू गुणा 10%। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया है, तो पी पी के बटे में क्यों ले आओ, और इस तरफ क्या बचा है एक, तो एक, और इस एक के बटे में 2 ले आओ तो 2, तो P का मान 1 हो गया है, Q का मान 2 हो गया है। हमें क्या दे रखा है, P की आय हमें दे रखी है 2780 रुपए, अर्थात एक का मान हमें दे दिया है, एक का मान हमें दे दिया है 2780 रुपए। तो हमें क्या निकालना है Q का मान, अर्थात 2 का मान निकालना है। ऐसे समझिए कि 1 रुपए में 2780 रुपए, 2780 पेंसिल आती है तो 2 रुपए में कितने आ जाएंगी, तो 2780 को गुणा कर दो ताकि Q का मान आ जाएगा। तो 2780 को 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए 0, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 4 1 5, 5560 रुपए आ गया हमारे पास क्योंकि आय, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुशील रुपए 6000 रुपए साधारण ब्याज पर शशि से उधार लेता है, 4 वर्ष बाद वह शशि को 9000 रुपए चुकाता है, शशि कितने प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलता है। चलो सुशील ने 6000 रुपये शशि को दिए, मतलब मूलधन है, और लौटाए कितने उसने ब्याज समेत 9000, तो कितना ब्याज बना उसका 3000 रुपए, तो ब्याज 3000 रुपए बना है। और ब्याज किस पर लेते हैं हमेशा, मूलधन पर, मूलधन कितना है 6000, तो मूलधन को रख दो नीचे। दर निकालनी है तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे। ये जो दर हमारे पास आई है ये 4 वर्ष की आई है, देखिए क्वेश्चन में देखा है 4 वर्ष, हमें 1 वर्ष की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे समय का भाग देंगे, अर्थात 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग दे लो। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गई है, 3 का भाग जा रहा है 6 में 2 बार, ठीक है। 4 का भाग 100 में जा रहा है 25 बार, और 25 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 12.5, तो 12.5% आ गई है उसकी दर। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि एक बैंक में जमा की जाती है जो 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देता है, कितने वर्षों में धनराशि दुगनी हो जाएगी।
तो दुगनी है। इस जो दोगुनी है, इस दोगुनी राशि में हमेशा जो मूलधन होता है, मूलधन होता है वो क्या होता है, 1 रुपया। बाकी के जो बच गए वो ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। तो अगर एक मूलधन हो गया है तो एक क्या हो गया है, ब्याज हो गया है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे में 100, अर्थात मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। ब्याज कितना है, 1 रुपया, 1 बराबर मूलधन कितना है, 1, अर्थात प्रिंसिपल 1 है। क्या निकालनी है हमें, समय निकालना। दर हमें दे रखी है 5%, अर्थात आर का मान दे रखा है 5% इंटू टी हमें निकालना है, और बटे में क्या है, 100। 5 का भाग 100 में गया है 20 बार, ये 20 इस तरफ चला जाएगा, तो टी का मान हमारे पास कितना आ गया है, 20 वर्ष आ गया है। अर्थात 20 वर्ष में क्या हो जाएगी, वो दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, रुपए 23,500 की राशि को ए बी सी के बीच 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमें दे रखा है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। चलो ए का अनुपात निकालते हैं। तो ए का अनुपात निकालते हैं, तो ए को छोड़ दो, ए का मान ये छोड़ दो, बाकी को बी और सी को गुणा कर दो। तो बी का 4 को 5 से गुणा करो, तो 4×5 = 20 अनुपात। अब बी का रेशियो निकालना है, अनुपात। तो कैसे निकालेंगे, बी को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो किसको गुणा करेंगे, एक को, एक 3 और 5 को गुणा करो, तो 5×3 = 15 अनुपात। सी का निकालना है, तो सी को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, गुणा करेंगे 4 को 3 से गुणा करो, 4×3 = 12। ये आ गए हैं इनका अनुपात। हमें बांटना है किसको, 23,500 को विभक्त करना है। पहले इनको जोड़ो, 20, 15 और 12, तो ये हो गए है 47। अब 23,000 जो 500 है, 23,500 इसमें देना है भाग 47 का। किसका देना है, 47 का भाग देना है। तो 47 का जब भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, ये जा रहा है 500 बार। कितनी बार जा रहा है, 500 बार। या गए है 500। किसका मान निकालना है हमें, हमें निकालना है सी का मान, अर्थात 12 की वैल्यू निकालनी है। तो इस 12 को 500 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो गया, 12×5 = 60,000, 6,000 रुपए आ गया है सी का मान। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ 7 है, तो उन दोनों में बड़ी संख्या क्या है। तो मैं दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, और कितना दे रखा है, 5:11। और एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 7। ये बोल रहा है बड़ी संख्या निकालो, तो अनुपात में कौन सी संख्या बड़ी है, 11। तो 11 का मान निकालना है। तो जब मैं संख्या को एचसीएफ से गुणा कर देता हूं, तो मेरे पास संख्या आ जाती है। तो 11 को 7 से गुणा कर दो, 11 को 7 से गुणा कर दो, ताकि हमारे पास बड़ी वाली संख्या आ जाएगी। 11×7 = 77, बड़ी संख्या 77 आ गई है। अगर हमें पूछता छोटी संख्या बताइए, तो अनुपात में छोटा नंबर कौन सा है, 5। तो 5 को हम क्या कर देते, 7 से गुणा करते, तो कितना हो गया, 7×5 = 35। तो छोटी संख्या 35 आ जाती है। हमें बड़ी संख्या पूछा है, तो 77 हो गई है। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या जिनको 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है, तो वह संख्या क्या है। जब भी हमें बोले कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो क्वेश्चन में दी हुई संख्याओं का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। कौन कौन सी संख्या है, 6, 7 और 8, इनका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले कौन की संख्या का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 3 बार, 7 बार, 4 बार। फिर से 2 का जा रहा है, 3 बार, 7 बार,
2 बार, फिर से 2 का जा रहा है 3 7 1, 3 का जा रहा अब 1 7 1, अब जा रहा है 7 का 1 1 और 1। अब हम इनको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 84 दूनी 168। तो 168 हमारे पास क्या आ गया है, इनका एलसीएम आ गया है। एलसीएम क्या होता है, इस एलसीएम में 6 7 और 8 इनका पूरा पूरा भाग जाएगा, अर्थात एलसीएम में जिन संख्याओं का हमने एलसीएम लिया है उनका भाग एलसीएम में पूरा पूरा जाएगा, वो होता है एलसीएम। लेकिन हमें पूछा है कि शेषफल 5 बचना चाहिए भाग देने पर। तो इस 168 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया ये 173। अब 6 7 और 8 का हम भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचेगा, शेषफल 5 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 12 के प्रथम 5 गुणनकों का औसत बताइए। तो 12 का पढ़ा 5 बार लिख दो, 12 प्लस 24 प्लस 36 48 प्लस 60 और कितनी संख्या है ये 5, जितनी संख्या उतने का भाग देते हैं। अब क्या रहा है 12 कॉमन आ गया है तो अंदर क्या बच गया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और बटे में क्या आ गया है 5 आ गया है। तो 12 गुणा 1 से लेकर के इनको जोड़ेंगे तो देखिए इनको जोड़ने पर टाइम लगेगा, तो इसके लिए एक सूत्र होता है n गुणा n प्लस 1 और बटे में 2। n का मान लास्ट कहां तक है 5, तो n का मान 5 हो गया, तो 5 गुणा 5 एक 6 बटे में 2 कितना हो गया है 3 बार और 5 3 15, तो आ गया है 15। तो इनका योग आया है 15 और बटे में कौन है 5। 5 का भाग 15 में कितनी बार गया है 3 बार और 12 तिया 36, तो इनका औसत आ गया है 36 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी हमारा आंसर हो गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन होते हैं आपकी जो एग्जाम लगी थी, अधीनस्थ बोर्ड ने कराया था कब, दिसंबर 2024 में पशु परिचर की जो एग्जाम लगी थी उसमें ये किसी शिफ्ट में आई क्वेश्चन है। टोटल 5 शिफ्ट लगी थी, एक शिफ्ट के मैं ले आया हूं, धीरे धीरे करके हम सभी शिफ्ट के लेकर के आएंगे जो भी आरएसएस भी बोर्ड ने और आपका आरपीएससी बोर्ड ने जो एग्जाम कराए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि वो मैथ को आसानी से सीख सके। हम बिल्कुल छोटी छोटी स्टेप को सिखाएंगे ताकि आपका जो भी छोटा मोटा डाउट है वो धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा और आपकी धीरे धीरे स्पीड बनती रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन निकालने से हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और हमें क्या आता है कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस ही क्या होता है एग्जाम को क्रैक करने का एक क्या होता है तरीका है। ठीक है, तो आज